वन मूड का खेल। जटिल पहाड़ों पर खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए शमशान घाट के बिल्कुल सामने मौजूद इस काल भैरव के मंदिर की अपनी ही खास बात थी। यह शायद एकलौता ऐसा मंदिर था जहां पर इंसान ही नहीं बल्कि भूत और पिशाच भी मुक्त हो जाया करते थे। कहते हैं महादेव भूतों के नाथ है, इसीलिए उन्हें भूतनाथ भी कहते हैं। इस मंदिर में बहुत सारे अतिरिक्त प्राणी आते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करवा कर जाते हैं। इस मंदिर का पुजारी हर सुबह यहाँ पर आकर के सुबह सुबह पूजा करके यहाँ से चला जाता था, लेकिन कोई नहीं देख पाता उस मंदिर के पीछे वाले दरवाजे के सामने खड़ी उस लड़की को जो कि गुहार लगाती रहती है हर रोज। इंसाफ की देखे भी कैसे, वह जिंदा थोड़ी ना थी, 300 साल पहले ही मर चुकी थी। एक सफेद रंग का हॉस्पिटल गाउन और पेट से निकलता ढेर सारा खून और एकदम काली आंखें, उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान दास्तान थे उसकी दर्द भरी कहानी की। वह जब भी रात में इन सीढ़ियों के पास आती पूरा मंदिर कोहरे से गिर जाता, आसपास एक अजीब सी धुंध फैलने लगती। इसके साथ साथ ठंडी का यह मौसम और यह अनचाही सी शांति जिसकी उसे आदत लग चुकी थी। इस समय इस जगह पर खड़े होकर वह इंतजार कर रही थी उस इंसाफ का जिसने उसे यह रास्ता दिखाया था। मंदिर का पुजारी जो रोज यहाँ आता था, सुबह सुबह पूजा और परिक्रमा करता था फिर चला जाता था। आज जब परिक्रमा कर रहा था तब पीछे की सीढ़ी जो शमशान की ओर जाती थी वहां पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। शमशान घाट पर खड़ी उस लड़की को देख रहा होता है जैसे कि वह उसकी आत्मा को महसूस कर सकता हूँ। उसके पास आकर के वह खड़ा हो जाता है। अचानक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देने लगता है। वह कांपती हुई आवाज में कहता है भूत नी, और फिर अपने हाथ में मौजूद रुद्राक्ष की माला को उसे दिशा में फेंक देता है। जैसे ही वह रुद्राक्ष उस आत्मा को छूती है उसके इर्द गिर्द एक अग्नि का घेरा बन जाता है जिसे देखकर वह पुजारी भी पीछे हटने लगता है। अचानक से उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। वह आवाज इतनी रुखी होती है मानो 10 लोग बोल रहे हो धीरे धीरे, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसी क्या गलती की थी मैंने जिसके लिए मुझे ये सजा मिली? मुझे इंसाफ चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अब तक वह पंडित पूरी तरह से शांत हो गए थे, लेकिन अपने सामने तड़पती उस आत्मा को देखकर वह बस इतना ही कह रहे थे, भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं, एक न एक दिन सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। एक अजीवित प्राणी कभी भी जीवित लोगों के बीच नहीं रह सकता। चली जाओ वापस वहाँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। दूसरी तरफ उस आत्मा यानी कि रोशनी को अपना पूरा शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। इतना गहन दर्द उसे इस समय महसूस हो रहा था जो उसकी पूरी रूह का झांझोर दे रहा था। इस दर्द के बाद उसकी अंधेरे से भरी दुनिया में अचानक से तेज आवाज सुनाई देती है, उसे मुक्ति नहीं, मौका दिया तुझे मौका, जा लेकिन एक शर्त के साथ। धीरे धीरे उस लड़की की आत्मा के इर्द गिर्द आग जलने लगती है। अचानक से मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है। गर्भगृह में रखे मूर्ति के अंदर से एक ऐसी अलौकिक चमक निकलती है कि पूरे मंदिर में आधी रात के समय उजाला हो जाता है। अचानक से इतने उजाले के कारण वह पंडित अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वह अपनी आंखें जब खोलता है तो सब कुछ पहले जैसा हो गया होता है। बस मूर्ति के ऊपर जो उसने अभी फूल चढ़ाए हुए रहते हैं वह फूल इस समय उस जगह पर होते हैं जहां वह आत्मा खड़ी थी। वह पंडित अपने गले में लटका रुद्राक्ष को कस के पढ़कर कहने लगता है, हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। एक अस्पताल के अंदर मैटरनिटी यूनिट के अंदर एक वीआईपी वार्ड में बेड पर लेटी उसे लड़की का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसके साथ कई सारी मशीन अटैच की गई थी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ था, बच्चा भी आराम से पैदा हो गया था, लेकिन उस लड़की को इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे और उस पर उसके एक्सीडेंट के कारण वह लड़की दर्द नहीं सह पाई और कोमा में चली गई थी। उस लड़की के वार्ड के बाहर एक बड़ी ही सुंदर दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसके लंबे ब्राउन कलर के बाल कमर तक लहरा रहे थे, गोरी स्किन और काली गहरी आंखें, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बड़े डरावने होते हैं। अपने सामने खड़ी नर्स को नोटों की गड्डी थमाते हुए कहती है, जाओ और जाकर मेरी बहन को इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति दे दो। उद्धरण चिन्ह। वह नर्स थोड़ा घबरा जाती है और अपना सर झुकाकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहती है, लेकिन आकृति मैम, डॉक्टर ने तो कहा है कि उन्हें कुछ ही दिनों में होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आकृति थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ उन्हें लगता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसकी मौत हो जाए या फिर उसके ब्लड में की एक छोटी सी इंजेक्शन में जो जहर है उसे मिला दिया जाए जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से और भी ज्यादा तेज चलने लगे और उसे हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। आकृति के हाथ में एक इलीगल मेडिसिन देखकर वह नर्स और भी ज्यादा घबरा जाती है और वह हकलाती हुई आवाज में कहती है, लेकिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल सख्त माना है, इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने भी इसे बैन कर दिया है, अगर इसकी वजह से कहीं मेरी नौकरी। उसके बाद सुनकर आकृति एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, ये हॉस्पिटल मेरे होने वाले पति का है। वह नर्स हैरानी के साथ उसे देखने लगती है, आपका मतलब? उद्धरण चिन्ह।
आकृति बड़े ही घमंड के साथ कहती है, तुम्हें तो पता ही है ये हॉस्पिटल सिंघानिया कॉर्पोरेशन के अंदर आता है और सिंघानिया कोऑपरेशंस का सीईओ रुद्र सिंघानिया है। वही है मेरा होने वाला पति। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, बस उसके अमेरिका से वापस आने का इंतजार है। वो नर्स हैरानी के कारण अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उससे तो यकीन ही नहीं होता कि यह है वह लड़की जिसके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि रुद्र सिंघानिया ने शादी कर ली है, लेकिन उसे अब पता चल रहा है कि रुद्र ने असल में शादी नहीं की बल्कि वह शादी करने वाला है। सिंघानिया कॉर्पोरेशन का नाम कौन नहीं जानता और रुद्रा सिंघानिया बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह है। सिंघानिया परिवार में दूसरे नंबर पर आने के बाद भी सिर्फ उसकी क्वालिटी इसके कारण उसे सिंघानिया का ऑपरेशन का सीईओ बनाया गया था। सिंघानिया परिवार इंडिया के बड़े बड़े परिवारों में से एक है। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन उन सब में भी रुद्र सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी आज तक किसी भी लड़की के साथ उसका नाम नहीं जोड़ा था। वजह यह थी कि जितना रुद्र सिंघानिया हैंडसम और अमीर था, उससे कई गुना ज़्यादा मिस्टीरियस था। 2 साल पहले वह अचानक से अमेरिका क्यों गया था, ये बात कोई नहीं जानता था, और वह कब वापस आएगा इसके बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं था। और यह औरत असल में उस परिवार की होने वाली बहू है। आखिर कौन नहीं चाहता इस परिवार के साथ कनेक्शन बनाना। उसके मन में जो थोड़ी सी जीजा थी वह भी चली जाती है और वह इंजेक्शन ले लेती है। आकृति मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है, अच्छी बात है जो तुम्हें डिसीजंस लेने आते हैं, और अपनी नौकरी की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, मैं हूं ना। ये इंजेक्शन आज की डोज है, तुम्हें 1 महीने में 4 बार इस इंजेक्शन को लगाना है, मतलब हर हफ्ते में 1 बार। ठीक 3 महीने के अंदर ऑर्गन फेलियर के कारण उसकी मौत हो जाएगी। और कॉम के पेशेंट तो वैसे ही ज़्यादातर ऑर्गन फेलियर के कारण ही मरते हैं, इसलिए चिंता मत करो, कोई तुम पर शक नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। वो नर्स आकृति को देखती है और फिर तुरंत अंदर चली जाती है। आकृति वहीं पर खड़े होकर देखी है कि किस तरह से वो नर्स उसी की अपनी छोटी बहन को, जब वह बिल्कुल बेसहारा थी, उसे समय एक ऐसा इंजेक्शन लग रही थी जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका शरीर ऑर्गन फेलियर के कारण खत्म हो जाए। आकृति उस जगह से निकलकर सीधा बेबी केयर यूनिट में जाती है, जहां पर कई सारे बच्चे इंक्यूबेटर की ग्लास बॉक्स के अंदर रखे हुए थे। लेकिन इस समय इस वार्ड में सिर्फ एक ही यूनिट था, एक ही बच्चा था जो इस समय शायद गहरी नींद में सो रहा था। उसके हाथ पर एक स्लिप बंधी हुई थी और उसके बॉक्स के सामने एक बोर्ड टंगा था जिसके ऊपर मदर की जगह पर लिखा था रोशनी सिंघानिया और फादर की जगह पर रुद्र सिंघानिया। उस अस्पताल के सिर्फ पूछी गिने चुने लोगों को पता था कि यह रुद्र का बेटा है, इसीलिए इसे इतनी सेफ्टी के साथ रखा गया था। लेकिन आकृति को कोई रोक टोक नहीं थी क्योंकि वह रोशनी का नाम इस्तेमाल करके आई थी। आकृति उसे बॉक्स के चारों तरफ घूमती है और उसे बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए सोचती है, जल्द ही मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा दूंगी मेरे प्यारे भतीजे, जिस तरह से तुम्हारी माँ को हटा रही हो। तुम इस दुनिया में आए तो हो सिंघानिया का नाम लेकर, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन तक जी पाओगे। चटू किस्मत। कमरे में इस समय मौजूद नर्स रोशनी को इंजेक्शन लगाती है और फिर इधर उधर देखकर उसके सामने थोड़ा झुक जाती है और धीरे से कहती है, आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। वैसे भी आपको मारना तो आपकी बहन ही चाहती थी ना। इतना कहकर वह जल्दी से इंजेक्शन को हाथ में लिए वापस जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसे वार्ड में मौजूद खिड़की खुल जाती है। एक तेज हवा का झोंका आता है, उसे वार्ड में लगे हुए पर्दे उस हवा से चारों तरफ उड़ने लगते हैं। वो नज़र अचानक से खिड़की को खुला देखकर कि थोड़ी हैरान रह जाती है, ये खिड़की कैसे खुली, अभी तो मौसम भी नहीं है, फिर भी इतनी तेज हवा। वो कस करके उस खिड़की को बंद कर देती है और सिटकनी भी लगा देती है, फिर वहां से चली जाती है, इस बात से अनजान कि उसके उस वार्ड का दरवाजा बंद करते ही अभी अभी उसने जिस लड़की को वो इलीगल मेडिसिन वाला इंजेक्शन लगाया था उसके हाथ हल्के हल्के हिलते हैं और देखते ही देखते उसकी दोनों आंखें खुल जाती। रोशनी अपनी आंखों को नीचे करके खुद की तरफ देखती है। उसे उसके पेट में से हल्के दर्द का एहसास हो रहा होता है, वैसा ही दर्द जैसा उसे सालों पहले हुआ था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, हाथ में से एक पाइप बगल में रखे पानी को सप्लाई कर रही होती है। रोशनी अपनी आंखें बंद करके उसके साथ अभी अभी क्या हुआ वह सब याद कर रही होती है। उसके लिए यह अभी भी बिल्कुल किसी सपने जैसा होता है। मौका मिलना और जो आवाज़ की गंज उसने सुनी होती है वह उसके कानों में अभी भी ताज़ा रहती है। मुक्ति नहीं, मौका दिया, लेकिन शर्त के साथ। शर्त जो कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगर उसे अपनी जिंदगी वापस चाहिए थी तो उसे इन शब्दों को पूरा करना था। पृथ्वी पर इस समय बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें इंसानी दुनिया में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो ऐसी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ढूंढना होगा और मासूम की जान बचानी होगी। सबसे बड़ी बात, वह किसी भी मासूम को मार नहीं सकती थी, कम से कम उसे तो नहीं जिसमें आज तक अपनी जिंदगी में किसी का भी खून न किया हो। रोशनी हल्का सा मुस्कुरा कर सोचने लगती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती मैं आकृति दीदी।
लेकिन सबसे पहले कुछ भी करके मुझे मेरे बच्चे को अपने पास वापस लाना होगा। दूसरी तरफ इस बात से अनजान की जिसे मारने के लिए वापस आ चुकी थी स्टोर रूम के गेट के पास खड़े होकर के आकृति उसे नस का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में वह नस उस रास्ते पर जल्दी जल्दी इधर उधर देखते हुए आ जाती है और खाली इंजेक्शन आकृति को थमाते हुए कहती है, आपने जो कहा था मैंने कर दिया है। उसकी बात सुनकर आकृति खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए अपने ब्रांडेड लिमिटेड एडिशन पर्स में से एक और नोटों की गड्डी निकालकर उसके हाथ में रखती है और कहती है, इतनी जल्दी मेरी बहन की मदद करने के लिए तुम्हारा इनाम उम्मीद है तुम आगे भी ऐसा करते रहूंगी। आखिर हमें मेरी बहन को दर्द से हमेशा हमेशा के लिए रहता जो पहुंचानी है। उसकी इस बात पर वह नर्स कुछ नहीं कहती, बस हल्का सपना सर झुका देती है। आकृति मुस्कुराते हुए अस्पताल से बाहर निकलने लगती है कि तभी एक आदमी कॉरिडोर में से निकलता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा होता है और उसने चश्मा भी पहना होता है। वो आकृति को वहां से जाता हुआ देख करके पीछे से आवाज लगता है, आकृति। यह आवाज सुनकर कि आकृति वहीं जम जाती है और घड़ी की तरफ देखती है। इस समय शाम के 7 बजे बज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अपनी एक्सप्रेशंस को एडजस्ट करती है और पीछे घूमकर अपने सामने खड़े आदमी की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, वीर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वीर सिंघनिया रुद्र का छोटा भाई और रोशनी का देवर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक, इसी के साथ साथ स्टार लाइट एंटरटेनमेंट का मालिक, जिसके हैंडसम चेहरे के करोड़ों दीवाने थे। वीर आगे बढ़कर के आकृति के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दवाइयां का एक पैकेट दिखाते हुए कहता है, वह मैं यहाँ पर चेक करने आया था कि बेबी कैसा है और वो लड़की कैसी है। दादाजी को काफ़ी चिंता हो रही थी और तनु की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वह नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा मैं ही जाकर मिल लो बच्चे से। वीर की बात सुनकर के आकृति एक गहरी सांस लेती है। उसने तो बेकार में ही पता नहीं क्या क्या सोच लिया ये लोग उसे पर सब थोड़ी ना करेंगे, आखिर उसने इन लोगों को रोशनी से पहले ही अपना बना लिया था। आकृति वीर की तरफ चिंता के साथ देखते हुए कहती है, तुम्हें इस तरह से तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी वीर। मैंने सुना है तुम अभी कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड से अपनी शूटिंग खत्म करके सीधा इंडिया आए थे, वह भी अपने सारे प्रमोशन आर्ट को ब्लॉक करने के बाद। इनफैक्ट जो इतनी बड़ी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलने वाला था वह भी तुमने साइन नहीं किया, सीधा यहाँ पर अपने भाई के बच्चे को देखने के लिए आ गए। तब से कितनी ही बार तुमने हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं। मैं तुमसे कहती हूँ ना, तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर वीर अपनी आंखें हल्की सी छोटी करते हुए उसकी तरफ देखा और कहता है, आकृति तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, मेरे भाई का बेटा है, वह हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा, आगे चलकर के सारी चीज़ इसी के कंधे पर आने वाली है। और चाहे वह लड़की कैसी भी है तो वह मेरे भाई की पत्नी है ना, इसलिए उनके लिए कुछ करने से मुझे थकावट का एहसास नहीं होता। उसकी बात सुनकर आकृति मन ही मन खुद को थोड़ा डांटती है। इतने साल से इन सबको जानती है, उसके बाद भी पता है ना फैमिली उनकी सबसे बड़ी बॉटम लाइन है, तुझे टच ही नहीं करना चाहिए था। इतना सोचकर आकृति अचानक से अपना सिर नीचे झुका देती है। इसके बाद आकृति अपने दिल पर हाथ रखते हुए रोनी से आवाज में कहती है, तुम्हें पता है अपनी बहन को उसे हालत में देखकर ना मुझे बहुत दुख होता है, खुद से नफरत होने लगती है कि जब उसे मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी उसी टाइम पर मैं उसके पास नहीं थी। इसीलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं खुद रोशनी का ध्यान रखो, ताकि मेरे अंदर जो ये गेट है वह थोड़ा सा कम हो सके। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ उसके पास आने आ जाने से, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अपनी छोटी बहन की देखभाल मैं खुद कर सकूँ। आकृति की बात सुनकर के वीर के चेहरे के सख्त एक्सप्रेशंस हल्के से नर्म हो जाते हैं और वह आकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, इतना सब होने के बाद भी अगर तुम ये सोचती हो तो ये तुम्हारा बड़प्पन ही है, और सही कहा तुमने, अपनी छोटी बहन के देखभाल तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से और कौन करेगा। अच्छा तो फिर ठीक है, ये दवाएं डॉक्टर को देखकर जा रहा हूँ, तुम भी लग रहा है बाहर ही जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। उसके बाद सुनकर आकृति उसके हाथ से दवाएं ले लेती है और उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुरा कर देखते हुए कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल मैं बाहर जा रही थी अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने, ताकि वापस एक बार आखिरी बार रोशनी को देख सकूं। उसके बाद मेरी फ्रेंड के साथ मुझे मिलना है, तो तुम जाओ और ये दवाएं मैं डॉक्टर को दे दूंगी, आखिर मैं अंदर ही तो जा रही थी। वीर उसकी तरफ देखा है और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, जैसा सही समझो, मैं वापस जाता हूँ। इसके बाद वीर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और अपनी लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी में बैठकर के वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है।
दूसरी तरफ आकृति उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल गेट तक आ जाती है। जैसे ही वीर की गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर निकल कर सीधा हॉस्पिटल के गेट से बाहर चली जाती है, वह वापस रोशनी के वार्ड में जाने लगती है। रास्ते में जाते जाते उन दवाइयों को वह वहीं पास में खड़ी एक नर्स को थमाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या प्लीज ये दवाई डॉक्टर वरुण को दे देंगे? उन्हें कहिएगा कि वीर को कोई जरूरी काम था, इसलिए वह दवाई आपको देकर चला गया। अस्पताल की कई सारी नर्स आकृति को अच्छे से जानती थी। आकृति हर रोज अपनी बहन से मिलने जाती थी। उनके लिए तो आकृति जैसी बहन मिलना बड़े सौभाग्य की बात थी। उनके मन में आकृति की एक बहुत अच्छी इमेज बन गई थी, इसीलिए वह नर्स मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा इमेज मत करिए, मैं डॉक्टर वरुण को दे दूंगी। उसे नस के जाते ही आकृति के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह सीधा रोशनी के वार्ड में जाती है। अंदर जाकर वह बेड पर लेती ऑक्सीजन मास्क पहनी अपनी बहन की सर के पास खड़ी होकर उसके सर को हल्के हल्के से सहलाते हुए कहती है, रोशनी मेरी प्यारी बहन, तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा ना? इस हालत में तेरा 3 दिन का बेटा अभी भी इंक्यूबेटर में है। माँ बनने के बाद एक औरत की सबसे बड़ी इच्छा होती है अपने बच्चे को देखना, पर तेरी किस्मत देखना, तुझे तो ये भी नहीं पता चला कि तेरा बच्चा कब पैदा हुआ, तो तुमसे देखेंगी क्या? इसके बाद आकृति थोड़ी सी झोंक करके रोशनी के कान में हल्के से फुसाते हुए कहती है, पर तुझे क्या कभी यह बात पता चलेगी कि तेरी किस्मत हमेशा से ऐसी नहीं थी? तुझे पता है, मैं बहुत सालों से सुनती आई हूँ, एक बार जो किस्मत में लिख गया हूँ मीठा नहीं है, लेकिन मैंने तो तेरे किस्मत ही छीन ली और ठीक उसी तरह से कुछ दिनों में तेरा पति और बच्चा भी मेरा ही होगा। आकृति इतना कहकर फिर से सीधी हो जाती है। इस समय उसे काफी अच्छा लग रहा। जब उसने वीर के मुंह से रोशनी के लिए पत्नी और माँ शब्द सुना होता है तब उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कहने से क्या होता है, आज देखो उसने उस पत्नी और माँ को कहाँ पहुँचा दिया। और वैसे भी जहाँ तक बात रही रुद्र की, तो अगर रुद्र को रोशनी से थोड़ा सा भी प्यार होता है ना, तो अपने बच्चे की होने की खबर सुनकर और तुरंत वापस आ जाता। रोशनी नहीं कर पाए वह मैं कर लूंगी, रुद्र को अपना बना लूंगी। इतना सोचकर आकृति के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है और वह वापस जाने लगती है, पर पता नहीं कैसे वह खिड़की जो कुछ समय पहले वह नस बंद करके गई थी अपने आप ही खोलना लगती है। फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और वह दरवाजा धम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वार्ड में जल रही लाइट अचानक से बंद चालू होने लगती है और 1 मिनट के अंदर ये लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है। उसी कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती सिवाय उस रोशनी के जो इस समय बेड पर लेटी हुई रहती है। आकृति इधर उधर घूमकर अपने इर्द गिर्द का माहौल देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या अचानक से ऐसा क्या हो गया। अचानक से उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगती है। टप टप। आकृति पीछे घूमकर देखती है तो वहां कोई नहीं रहता, बस उड़ते हुए पर्दे, तेज हवा की आवाज और बोर्ड में लगी वह जो 3-4 मशीन थी, बस उन्हीं की आवाज रहती है। आकृति थोड़ा घबरा जाती है। एक बार फिर से वैसे ही आवाज उसके पीछे से आने लगती है और फिर घूमती है, कुछ भी नहीं। एक बार फिर वैसे ही आवाज आने लगती है। इस बार वह फिर टॉर्च की लाइट ऑन करके घूमती है और हल्की सी हकलाती आवाज में पूछता है, कौ न है यहाँ पर जानते नहीं हो मैं कौ न हूँ। अचानक से फिर से वैसे ही टप टप की आवाज एक बार फिर से उसके पीछे से आने लगती है। आकृति इस बार गुस्से से पीछे घूमती है, पर तभी उसके सामने एक ऐसा चेहरा आ जाता है जिसे देखकर डर के मारे वह इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उसके पसीने छूटने लगते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। उसके सामने एक औरत होती है जिसके पेट में से ढेर सारा खून निकल रहा है, शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान होते हैं, बिल्कुल सफेद पर चुकी आंखें और हवा में उड़ रहे बाल। वह औरत अपने रुका हुआ मुंह खोलकर उससे पूछता है, आकृति दूसरों की चीज छीनने की आदत है ना तुम्हें? वह आवाज इतनी ज्यादा डरावनी होती है और इतना ज्यादा गूंज रही होती है मानो एक साथ 10 लोग बोल रहे हो। आकृति अपने कान बंद कर लेती है। अचानक से उसे जोरदार धक्का लगता है और पलट के नीचे गिर जाती है। उसके पीछे से फिर से वही चलने की आवाजें आने लगती है। घबराहट के मारे आकृति जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, छतरी एक्सीडेंट। आकृति के जोर जोर से चिल्लाने के कारण उसे मैटरनिटी यूनिट में मौजूद सारी नर्स और डॉक्टर उस वार्ड की तरफ भागने लगते हैं। आखिरकार उसे वार्ड में जो पेशेंट है उसकी देखभाल करने के लिए उन्हें सीनियर डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा था और हिदायत भी दी थी कि उनकी देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो उसे पेशेंट के साथ कई सारे लोगों की नौकरियां भी हमेशा के लिए जा सकती है। आखिर जिन्हें सिंघानिया कॉरपोरेशन अपनी अपॉइंटमेंट से निकलता है उन्हें दूसरा कोई हायर नहीं करता। वह लोग अंदर जाकर के देखते हैं तो वहां पर पागलों की तरह चिल्ला रही आकृति के अलावा दूसरा कोई नहीं रहता। एक नर्स घबरा कर आगे बढ़ती है और आकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? सुनिए, क्या हुआ आपको? दूसरी तरफ आकृति जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके चला रही होती है, किसी की आवाज सुनकर तुरंत पलट कर उसे गले से लगाते हुए कहती है, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे मार देगी प्लीज, मुझे बचा लो।
लेकिन फिर अचानक से किसी के हाथ अपने ऊपर महसूस करके आकृति अपनी आंखें खोलता है। वर्ल्ड में फिर से लाइट रहती है। अपना सर उठाकर जो सामने देखती है तो कई सारी नर्स और डॉक्टर खड़े होते हैं जो उसे हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। तुरंत नर्स को छोड़ता है और सीधी होकर खड़ी हो जाती है। फिर वार्ड में चारों तरफ देखने लगती है। जो खिड़की का दरवाजा खुला था वह बंद रहता है। ऊपर से उसमें सिटकानी भी लगी रहती है। उसकी बहन पहले की तरह लेटी हुई रहती है और जिस भूतनी कुछ नहीं इस समय देखा होता है वह कहीं नहीं दिख रही। सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ समय पहले हुआ वह एक सपना था। सबकी नज़र खुद पर महसूस करके आकृति खुद को संभालती है और अपने एक्सप्रेशंस को एडजस्ट करते हुए अपने सामने दोनों हाथ बांधकर थोड़ा सा सर झुकाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज शायद कोई बुरा सपना देखा जिस वजह से डर गई थी। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया। उसकी बात सुनकर सभी लोग सांस में सांस लेते हैं। आखिरकार यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना सोचकर वो लोग आकृति को देखते हुए बोलते हैं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इतने टाइम से यहाँ आना जाना कर रही है, इतने दिन से नॉनस्टॉप, आप बहुत ज़्यादा थक गई होगी। मेरे ख्याल से आपके घर जाकर आराम करना चाहिए। एक नज़ आगे बढ़कर के आकृति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो कि घर चाहिए कि मैडम का ध्यान हम लोग रख लेंगे। आकृति थोड़ा मुस्कुराती है, फिर थैंक यू बोलकर वही टेबल के पास गिरे अपने बैग को उठाकर उसे जगह से बाहर निकल जाती है और फिर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ घूम लेती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, वह सब कुछ जो भी था बहुत डरावना था, मुझे जल्दी से माँ के पास वापस जाना होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सभी लोग वापस अपने काम में लग जाते हैं। 10 बजे की शिफ्ट के बाद जो नर्स लोग इस समय अस्पताल में रहती है उनके घर जाने का समय हो जाता है और उनकी जगह दूसरी शिफ्ट की नर्स आने वाली होती है, इसलिए वह सब लोग लॉकर रूम में होते हैं। अपने अपने कपड़े बदलकर वह सब वापस जाने लगते हैं। आखिरी में 2 नर्स बचती है, एक जिसने आकृति को इलीगल इंजेक्शन दिया था और दूसरी उसकी दोस्त जो उसका इंतजार कर रही होती है। क्या यार पीहू, कितना टाइम लग रही है, जल्दी से खाना, घर जाना है, लेट हो गया कितना। पीहू उसे नर्स का नाम रहता है जिसने आकृति के कहने पर रोशनी को इंजेक्शन लगाया था। मैं आ रही हूँ, फिर तू एक काम करना, तू जा स्कूटी वहाँ निकाल दे, सुबह से पार्क किया, अब तक तो बिल्कुल पीछे चली गई होगी। पीहू की दोस्त उसकी बात को सही समझती है और फिर बाहर आने का बोल करके खुद स्कूटी निकालने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ जाती है। पीहू अपने बैग में सारा सामान पैक कर रही होती है, फिर पता नहीं कहां से लेकिन उसे टेबल पर उसकी नज़र उसे खाली इंजेक्शन पर पड़ जाती है जिसे उसने अभी कुछ समय पहले रोशनी के जिस्म में उतारा था। उसे देखकर पीहू थोड़ा घबरा जाती है और तुरंत उसे उठाकर डस्टबिन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, जी यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो मैंने मैडम को दिया था, शायद वही यहाँ रख कर चली गई होगी। वह तुरंत उसे डस्टबिन में फेंक देती है और वापस घूमकर अपने बैग के चेन लगा देती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाली होती है उसके पैर के सामने कुछ आ जाता है। अपने शूज हटाकर जब वह देखी है तो वही इंजेक्शन रहता है। बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इंजेक्शन न यहाँ क्या कर रहा है, अभी तो फेंका था। अचानक से उसे कमरे की लाइट तेजी से ब्लिंक करने लगती है। वह इंजेक्शन की शीशी उसके सामने लुढ़कने लगती है जिसे देखकर वह इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि तुरंत भागकर अस्पताल से पार्किंग लॉट की तरफ अपने दोस्त के पास जाने लगती है। वह सीधा उसे जगह से निकालकर लिफ्ट की तरफ भागने लगती है। बार बार लिफ्ट का बटन दबाने के बाद भी लिफ्ट नहीं आ रही होती, बल्कि जहां पर नंबर होना चाहिए वहां पर एक साथ कई सारी चीज दिखाई दे रही होती है। वह और ज्यादा डर जाती है और सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे समय उसे अस्पताल में कोई नहीं दिखाई दे रहा होता। बस जिस जगह वह जा रही होती है उसे जगह अंधेरा होने लगता है। अब बस उसे जगह से बाहर निकलना होता है। 3rd फ्लोर से जल्दी जल्दी उतरकर जैसी हो 2nd फ्लोर की सीढ़ियां पर आती है जहां पर मैटरनिटी केयर यूनिट होता है, उसका पर अचानक से फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई सीधा 1st फ्लोर के एंट्रेंस के बाहर रुकती है। इस समय उसके सर पर बहुत तेज चोट लगी रहती है। दर्द के मारे उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके बदन का एक एक हिस्सा टूट रहा हो। और तभी पीहू के कानों में एक आवाज़ आती है, आई एम सॉरी, मैं भी मजबूर हूँ, और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रात की शिफ्ट के समय ज़्यादा काम नहीं होता। अलग अलग विप वॉच में 2 सेपरेट नर्स लोग को रखा गया होता है, लेकिन रोशनी के वार्ड की नर्स इस समय एक डॉक्टर के ऑफिस में बैठकर आराम से चाय पी रही होती है। वह फीमेल डॉक्टर उसकी फ्रेंड रहती है। जब वह फीमेल डॉक्टर उस नर्स से पूछती है, तू यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रही है, मैंने तो सुना था तेरी ड्यूटी उस स्पेशल वार्ड में लगी है।
वह नर्स अपने चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, अरे लगी थी, लेकिन तुझे पता है वहाँ पर जो पेशेंट है ना, उसकी बहन ने मुझसे कहा कि उनकी बहन तो कोमा में है, इसीलिए रात भर जागने का क्या फ़ायदा, मुझे आराम करना चाहिए। अब मैं फ्री में तो सैलरी उठा नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रात में 1-2 बार जाकर चेक कर लूँगी, इससे ज़्यादा और कर भी कह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वह डॉक्टर थोड़े आश्चर्य के साथ कहती है, यार ये जितने भी अमीर लोग होते हैं उनका दिमाग मुझे समझ नहीं आता। वह नर्स उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए पूछता है, ऐसा क्यों, क्या हो गया? वह डॉक्टर अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहती है, तुझे पता है उसे अकेले पेशेंट के ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है जितना अगर हम लोग फ्री में देना तो 20% पेशेंट की ऐसे ही ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी और मैं उसे पेशेंट के साथ रुकने के लिए तुझे उसी की बहन मना कर देती है। उसकी बात सुनकर वह नर्स अपने चाय का कप रखते हुए कहती है, इतना दिमाग क्यों लग रही है, चल मैं तो जा रही हूँ थोड़ा आराम करने, तू भी आराम कर ले, जब कोई इमरजेंसी आएगी तो कोई ना कोई बुला ही लेगा। दूसरी तरफ आकृति अपने घर पहुंचकर जल्दी से बिना इधर उधर देख सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है। कमरे का गेट बंद होता है, वह जाकर सीधा गेट खोलते हुए अंदर जाकर कहती है, मम्मी आप जानती हो आज क्या हुआ? उसे कमरे में बेड पर बैठी एक 40 साल की औरत, जिसकी उम्र तो 40 होती है पर दिखने में इस समय वह 30 या 32 की लग रही होती है, अपने हाथों पर बैठकर नेल पेंट लगा रही होती है। अचानक से अपने बेटे की आवाज़ सुनकर वह उसकी तरफ सिर उठाकर देखी और पूछती है, तू इस तरह से घबरा क्यों रही है, किसी भूत को देख लिया क्या? भूत सुनकर आकृति के सामने उसे औरत का शक आ जाती है और वह घबराहट के मारे सीधा बेड पर चढ़ जाती है और अपने माँ के हाथ से नेल पेंट लेते हुए कहती है, अब बस करिए ये सब। मुक्ति अपनी बेटी की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछता है, अचानक से तुझे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, किसी ने तुझे उसे रोशनी के साथ कुछ करते हुए पकड़ लिया क्या? आकृति इधर उधर देखते हैं और फिर डर के मारे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मन, जो मैंने प्लान किया था सब कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन आज जो मैं रोशनी के वार्ड में गई ना, तो वहां पर मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। इसके बाद आकृति एक एक करके उसके साथ जो भी कुछ हुआ सब कुछ मुक्ति को बताती है। उसकी बात सुनकर मुक्ति को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती और वह सीधा बेड पर से नीचे उतरकर ड्रेसिंग टेबल के अंदर मौजूद एक ड्रॉअर को खोलती है। उसके अंदर एक ताबीज होती है, उसे ताबीज को निकाल कर वापस बेड पर आती है, फिर अपनी बेटी के हाथों में बांधते हुए कहती है, बस इतनी सी बात है तो इतना डर गई, बोल मत, इससे भी ज्यादा डरावनी चीज तूने आज तक कितनों के साथ की है और अभी भी कर रही है। जब तो दूसरों के साथ बुरा करेगी ना, तो कभी कभार ऐसा होगा कि तेरे साथ भी कुछ बुरा होगा, इसीलिए मैंने पहले से ये ताबीज बनवा ली। आकृति स्थापित की तरफ हैरानी से देखती है, फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछता है, मतलब? मुक्ति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बेटा रोशनी की किस्मत बहुत ज्यादा तगड़ी है, यही वजह है कि इस हालत में होने के बाद भी अभी भी वह रुद्र की पत्नी है। यह उसकी बची हुई किस्मत ही है जिसकी वजह से उसका बच्चा बच गया। तू पूरी तरह से उसका भविष्य, उसकी किस्मत चीन में सफल नहीं हो पाए है। अगर तू रोशनी से कुछ वापस ले लेना चाहती है ना, जो तेरा होना चाहिए था, तो तुझे जल्द से जल्दी सब खत्म करना होगा। इन सब छोटी छोटी चीजों से डर मत, जब तक तूने किसी की जान नहीं ली तब तक कोई भी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस तावीज़ के साथ तो कोई तेरे आसपास में नहीं भटक सकता। दूसरी तरफ रोशनी के वार्ड में जब कोई नहीं रहता तो रोशनी अपनी आंखें खोलकर अपना ऑक्सीजन मास्क उतरती है, फिर उठकर बैठकर बेड के सहारे आगे के बारे में सोचने लगती है, ये कॉम वाला नाटक जल्द से जल्द खत्म करना होगा, मुझे तुरंत अपने बच्चों को लेकर वापस गोल्डन पैलेस जाना है। जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगी तब तक आकृति की उल्टी गिनती कैसे शुरू होगी? वह अपनी शादी से लेकर के अब तक की घटी हुई सारी चीजों के बारे में सोचने लगती है, जो जो आकृति ने उसके साथ किया या फिर करवाया। चफोर मेरा रुद्र, रोशनी का सब कुछ याद रहता है, उसकी शादी में जो उसने कस्में खाई थी रुद्र, और उसके बाद उसे इंसान के साथ बीती हुई वह रात, वह इंसान जिसे वह बेइंतहा प्यार करती थी, जिससे उसे इतना प्यार था कि मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिल पाई थी। कहने को तो सिर्फ 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और 2 साल पहले की ही तो वह रात थी, लेकिन उसे एक रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उसके बाद वह अगले 1 साल तक तरसती रही अपने पति को देखने के लिए। आखिरकार उसका पति आया भी, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने दादाजी के लिए। उन्हें हार्ट अटैक जो आ गया था उसे दिन वह कितनी खुश थी। 1 साल के इंतजार के बाद उसने अपने प्यार को देखा था, उसे इंसान को देखा था जिसे वह अपनी 20 साल की जिंदगी में 10 साल से प्यार करते थे, जिसका बनने का सपना उसने न जाने कितनी रातों में देखा था। उसे दिन भी उसने फिर से वही रात जो हमेशा से उसके दिल में थी, सब कुछ वैसा ही हुआ। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो एक बार फिर से उसके सुहागरात की तरह इस बार भी उसका पति वापस जा चुका था, लेकिन उसके लिए तो जैसे सब कुछ सपने जैसा था। अगर 1 महीने बाद वह प्रेग्नेंट नहीं हुई होती तो उसे रात को भी वही एक सपना की तरह ही समझती।
लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से ही तो शुरू हुई थी उसके दर्द की दास्तान। एक एक करके उसकी ही बहन ने उसके घर में सभी लोगों को, जो पहले तो उसे ठीक ही से बात करते थे लेकिन बाद में उसके खिलाफ और कहाँ भड़का कर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि सब उससे दूर हो गए। बस एक दादाजी थे जिन्हें सही मायने में उसकी चिंता थी। रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरों के लिए ये सब सिर्फ 2 साल होंगे और उसके लिए ये सब 300 साल थे। करने के बाद भी वह अपने बेटे के आसपास घूमती रहती थी। देखी थी कि किस तरह से वह अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके मरने के 2 दिन बाद आखिरकार रुद्र वापस आया था। किस तरह से उसका वह ठंडा पत्थर जैसे चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी जब उसने उसकी लाश देखी थी। जैसा जैसा दादाजी ने कहा उसने वैसा वैसा करके उसकी अंतिम संस्कार के रस्में पूरी की थी। पता नहीं किस मन से की थी पर उसे तो मुक्ति ही नहीं मिली। इसके बाद उसने एक एक करके उसे घर में सभी को आकृत्य और उसके माँ के गंदे मन और लालच की भेंट चढ़ते देखा था। एक एक करके हंसते खेलते सिंघानिया परिवार में कोई नहीं बचा था। 15 साल की उम्र में उसके बेटे रुद्रांश ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बाद कितना तड़पा था उसका बेटा। उसने देखा था किस तरह से अपने इकलौते बेटे के मरने के बाद रुद्र उसकी लाश के सामने बैठकर घंटे तक रोया था। परिवार में एक एक करके सभी लोग अचानक से दीवार पर टन की फोटो बनते गए जिन पर सिर्फ फूल मलाई ही चढ़ाई जा सकती थी। एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य को खोने के बाद रुद्र अकेला बचा था। हर बार उसे किसी न किसी का श्राद्ध करने के लिए हर 2-3 साल में शमशान घाट के चक्कर काटने पड़ते। आखिर में अपना अंतिम समय उसने अकेले जीकर काटा था। वैसे तो उसने कभी भी किसी और से शादी नहीं की थी लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो आकृति या कोई भी जो भी यह सब कर रहा था वह सिर्फ रुद्र के लिए कर रहा था। रोशनी अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों की तरफ देखती है, फिर अपने हाथ पर मौजूद उसे पाइप को निकाल लेती है जिसमें से पानी चढ़ रहा था। जैसे ही वो खड़ी होती है उसे ऐसा लगता है जैसे वह आगे गिर जाएगी। उससे ठीक से चला नहीं जा रहा होता। शायद इतने साल से उसे आत्मा बनकर उड़ने की आदत थी तो चलना उसके लिए अब शायद नया हो गया था। थोड़ी देर तक मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार वह किसी तरह से अपने वार्ड से बाहर निकलती है और सीधा बेबी केयर यूनिट में जाने लगती है जहां पर इस समय उसका बेबी था। दीवार के सहारे थोड़ी देर तक चलने पर आखिरकार वह ठीक से चलने लगती है। मुझे तो लगा मुझे 2-3 साल ना लग जाए ऐसे चलकर जाने में। यूनिट के थोड़ा पास पहुंचने पर वह देखते हैं कि बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। उनके रहते तो ऐसा बिल्कुल अंदर नहीं जा सकती थी। आखिर उसे इस समय कोमा में रहने का नाटक जो करना था। रोशनी अपनी आंखें बंद करती है और 3 बार दीवार पर एक अजीब सी धुन में खटखटाती है। उसे धुन में पता नहीं ऐसा क्या होता है जैसे वो उन बॉडीगार्ड के कानों में पड़ती है। उनके आगे अंधेरा छा जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाते हैं। अपनी धुन को काम करता देख करके रोशनी के चेहरे पर हल्के से मुस्कान आ जाती है और वह सोचने लगती है, अच्छा है जो मेरी शक्तियाँ अभी भी काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हूँ उन शक्तियों को रोकने के लिए जिनके बारे में काल भैरव के मंदिर में मुझे उस आवाज ने कहा था। रोशनी धीरे धीरे कदमों के साथ उसे बेबी केयर यूनिट में जाती है। अंदर एक छोटा सा बच्चा एक ग्लास बॉक्स के अंदर सोया रहता है। उसे बच्चे की तरफ देखती है, बड़ी ही प्यारी आवाज में कहती है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, आज तक मैं तुझे सिर्फ देख ही सकते थे, कभी गले नहीं लगा सकती थी, कभी प्यार नहीं कर सकती थी। बुरे लोग जब तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की साजिश से करते थे, तुम्हें नहीं बचा सकती थी। जब तुम अपने पापा से नाराज हो जाया करते थे तब उनके साथ तुम्हें मना नहीं सकती थी। अब से ऐसा नहीं होगा बेबी। इतना कहकर रोशनी अपने आंसू पूंछती है और एक नए जज्बे के साथ अपने रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहती है, अब से तुम्हें हर मुसीबत से तुम्हारी माँ बचाएंगी, तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देगी, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं पड़ने देगी। ये तुम्हारी माँ का तुमसे वादा है। हालांकि उसने खुद को संभाल लिया था लेकिन इस समय वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और उसके कमज़ोर होने के कारण ये लोग सिर्फ आधे घंटे तक ही सो सकते थे। बाहर जाते हुए रोशनी की नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ती है जिसके ऊपर बच्चे के नाम के स्पॉट पर नंबर लिखा रहता है। बच्चे के मदर के नाम पर रोशनी सिंघानिया और फादर के नाम पर रुद्र सिंघानिया लिखा रहता है। रोशनी के सामने अचानक से वो हैंडसम सा लेकिन बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस वाला चेहरा आ जाता है। ना चाहते हुए भी उसके हाथ अपने आप उठाते हैं और रुद्र के नाम को सहलाने लगते हैं। उसके होठों से हल्के से निकल ही जाता है, रुद्रा मेरा प्यार। उसकी आंखें अपने आप आंसुओं से भरने लगती है। उनको काबू करते हुए वह एक बार रुद्रांश की तरफ देखती है और वापस अपने कमरे में जाने लगती है। इस समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, तुम्हारा नाम देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, जब मैं तुमसे मिलूंगी तब मेरा क्या होगा।
दूसरी तरफ इंडिया के कैपिटल दिल्ली से 7 समुंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 31 मंजिला इमारत की बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर एक टेरेस ऑफिस की लाइट्स अभी भी जल रही होती है। एक व्हाइट कलर का सिंगल ग्लास ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाए एक आदमी कंटिन्यूअस लैपटॉप पर कुछ लिख रहा होता है। उसी ऑफिस में एक सोफे पर बैठा दूसरा आदमी नींद की झपकियां ले रहा होता है। लैपटॉप पर लिख रहा हूँ आदमी इस समय बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपना काम कर रहा होता है। उसका चेहरा इतना हैंडसम होता है जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बैठकर पहले उसका चेहरा तराशा हो। एक ब्लू कलर का बिजनेस सूट उसने पहना हुआ रहता है जिसकी जैकेट इस समय उसके चेयर पर रहती है और शर्ट की बाजुएं उसने अपनी बाहों तक उठा रखी होती है। वह व्हाइट कलर की शर्ट भी उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स नहीं छुपा पाते। अचानक से वह आदमी अपना काम करना बंद कर देता है, फिर सोफे की तरफ घूमकर वहां पर बैठे आदमी की तरह एक हल्की लेकिन कड़क आवाज में कहता है, मोहित मोहित उठ जाऊं। पहले धीरे लेकिन फिर तेज आवाज सुनकर लगभग सो चुके मोहित का सर अचानक से 360 डिग्री एंगल में खड़ा हो जाता है और वह तुरंत उठकर कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आपकी कॉफ़ी। फिर अपने आसपास का नज़ारा देखा है और जैसे कि उसे याद आता है, मानो उसे कुछ याद आता है और वह एक हल्की सी खीसी आई हुई हंसी के साथ पलटकर अपने सामने बैठे अपने बॉस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहता है, सॉरी सर, वह मेरी बस हल्की सी आंख लग गई थी। मोहित की गलती को नजरअंदाज करते हुए रुद्रा मानो उसे कुछ पूछना चाहता हूँ, फिर बड़ी धीमी आवाज में कहता है, वो कैसी है। जब 5 सिंघानिया फैमिली अपने हमेशा पत्थर के मूर्ख बने रहने वाले बॉस के मुंह से इतनी धीमी और नर्म आवाज सुनकर के एक बार के लिए तो मोहित को खुद के कानों पर भरोसा ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए एक बार फिर से सीरियस होते हुए कहता है, आप क्या कह रहे थे सर, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। रुद्र उसकी तरह हल्की की नज़र से देखा है और कहता है, मिसेस सिंघानिया कैसी है। रुद्र की बात सुनकर अब जाकर मोहित को एहसास होता है कि आखिर वह किसके बारे में बात कर रहा था, इसीलिए वह अपना टैब उठा करके उसमें मौजूद फोटो गैलरी को क्लिक करता है और 2 फोटोज को दिखाते हुए कहता है, आपकी वाइफ और आपका बेटा मैम इस समय कोमा में है, उनकी हालत खराब है और जूनियर मास्टर डॉक्टर से हिसाब से तो वीक है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत इतनी खराब नहीं है। इसके बाद मोहित इंतजार करता है कि शायद रुद्र उसे कुछ कहेगा, लेकिन रुद्र फिर से अपने काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही मोहित उसे टैब को उठता है, रुद्र से रोकते हुए कहता है, ये फोटोज मुझे सेंड कर दो मेरे पर्सनल नंबर पर। आज पता चला। रुद्र की बात सुनकर मोहित तो पहले हैरान रह जाता है, लेकिन फिर अपना सर हिलाकर वापस काम करने लगता है। बीच बीच में वो रुद्र की तरफ देख रहा होता है। उसे सच में बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर रुद्र सर इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं। इतने समय से उनके साथ रहने के कारण मुझे पता था कि रुद्र सर रोशनी मैम से नफरत तो नहीं करते, और जिस तरह की आपका बार फैली हुई है कि रुद्रा को आकृति पसंद है, वह कितनी सच थी वह अच्छी तरह से जानता था। ये बात उतनी ही सच थी जितनी कि एक पीतल की अंगूठी को सोना कहकर बेचना मतलब 100% खारा झूठ। लेकिन फिर भी रुद्र इसके लिए कुछ नहीं करता। मोहित अपना सर झुकाते हुए कहता है, मुझे तो डर है कहीं सर बाद में पछताए ना। सब काम खत्म करने के बाद मोहित वापस उसमें मौजूद अपने पेंट हाउस में चला जाता है। दूसरी तरफ रुद्र ऑफिस में ही मौजूद अपनी गैलरी वाले बेडरूम में जाकर बैग पर लेटा रहता है। इस समय उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है और वह फोटो में मौजूद बेड पर पड़ी बेहोश लड़की की फोटो को सहला रहा होता है। उसकी आंखों में उसे लड़की के लिए दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके एक्सप्रेशंस जो हमेशा से एक समान रहते थे, पहली बार उनमें एक अलग सा दुख दिखाई दे रहा था। रुद्र अपनी आंखें बंद करता है। एक एक करके उसके कानों में एक लड़की की मीठी आवाज गूंजने लगती है, जो कि चाहे वह जवाब दे चाहे ना दे फिर भी हमेशा उसके पीछे पीछे घुमा करती थी। जिसे मिला तो वह एक फैमिली पार्टी में था, लेकिन तब से लेकर के आज तक उसे लड़की ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया, स्कूल में उसने भी एडमिशन लिया। जिस कॉलेज में वह गया उसमें वह भी गई। भले ही मुझसे उम्र में बड़ा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए उसे लड़की ने पढ़ाई में कमजोर होने के बाद भी बहुत मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम निकाली। यह सब जानते हुए भी कि जब वह एडमिशन लगी तब वह अपने लास्ट ईयर में होगा, सिर्फ 1 साल की तो बात होगी, लेकिन मौका कोई भी हो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो उसके साथ रहना होता था, तो वह भागी चली आई थी। रुद्रा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपसे शादी करूंगी, आप मेरा इंतजार करना। रुद्रा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, मैंने आज शाहरुख खान की फिल्म देखी, उसने उसमें डायलॉग कहा था, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलने की साजिश करती है। मैं भी आपसे शिद्दत वाला प्यार करती हूँ, तो क्या आप मुझे मिल जाओगे। रुद्र, आप चिंता मत करिए, आप कॉलेज में जाए, मैं पूरी मेहनत करूंगी, अभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके इस कॉलेज में आ जाऊंगी। रुद्र, आप जानते हो हमारी शादी तय हो गई है, मैं कितनी खुश हूं, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती। रुद्रा, मैंने मन से तो आपको अपना पति 8 साल की उम्र में ही मान लिया था, आज आप मुझे तन में अपना बना दीजिए ना।
रुद्र कब तक आएंगे आप? आपको अभी तुरंत अमेरिका क्यों जाना पड़ रहा है? 1 साल बाद जब वापस गया तो पता नहीं क्यों हमेशा गिलहरियों की तरह चहकती और फोदकती वह लड़की कांच की गुमसुम गुड़िया बन गई। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस समय वह बड़ी धीरे से पता नहीं किस लेकिन कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हॉस्पिटल में रोज की तरह डॉक्टर डेली चेकअप के लिए रोशनी के कमरे में जाते हैं। चेकअप करने के बाद उन्हें पता चलता है कि रोशनी की हालत में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, इसीलिए वह ये न्यूज़ देने के लिए कमरे से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर के साथ खड़ी अटेंडिंग नर्स को रोशनी का हाथ हिलता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वह बिल्कुल हैरान रह जाती है। वह डॉक्टर को हड़बड़ाते हुए बुलाती है और कहती है, डॉक्टर पेशेंट में अभी मूवमेंट आई, शी इज़ मूविंग हर हैंड। डॉक्टर पलट कर देखता है तो सच में एक बार फिर से रोशनी अपना हाथ हल्का सा हिलती है। हड़बड़ाते हुए डॉक्टर सामने खड़ी नर्स को एक इंजेक्शन लाने के लिए कहता है। इंजेक्शन लगाने के बाद कई सारे टेस्ट करने लगता है, लेकिन उन टेस्ट के रिजल्ट आने से पहले ही रोशनी की पलकें हल्की सी हिलती है और वह अपनी आंखें खोल लेती है, जिसे देखकर डॉक्टर नर्स दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आगे बढ़कर रोशनी को देखते हुए कहता है, मिस रोशनी, आप बहुत लकी है जो कोमा में जाने के 3 दिन के अंदर ही आपको होश आ गया। आपको अभी अभी होश आया है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। मैं 2 घंटे बाद आपके ऊपर फिर से चेक करने आऊँगा। डॉक्टर ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि रोशनी उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रोशनी बड़ी धीमी आवाज़ में कहती है, बच्चा। उसकी इस बात का जवाब नर्स वहीं पास में रखे एक पालने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। पैदा होने पर वह थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन अब सब ठीक है। हम उसे आज ही आपकी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। आप अभी बच्चों को फीड नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम एक माँ का एहसास तो आपके बच्चे को जरूर हो सकता है। उसकी बातें सुनकर रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सभी लोग रोशनी को आराम करने के लिए छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब सब लोग आगे जा रहे होते हैं तो उन दोनों नर्सों में से एक नर्स अस्पताल के कॉरिडोर के कोने में जाकर के किसी को फ़ोन करती है। सिर्फ 2 रिंग के अंदर ही दूसरे तरफ से वह शख्स फ़ोन उठा लेता है। मैडम, आपकी बहन को होश आ गया है, टेस्ट की रिजल्ट्स भी आ गए और वह भी बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी तरफ जब आकृति उसे नर्स की बात सुनती है तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। आखिर उसने अपनी आंखों के सामने उसे नर्स को रोशनी को इंजेक्शन लगाते हुए देखा था, और यह एक ऐसी मेडिसिन है जिससे यह मुमकिन ही नहीं था कि रोशनी को इतनी जल्दी हो जाए। इनफैक्ट अब तक तो उसके 1-2 ऑर्गन्स फेल होना भी स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। फिर अचानक से क्या हुआ? आकृति सच में पड़ जाती है, लेकिन क्योंकि उसे सबकी नज़र में अपनी इमेज खराब नहीं करनी थी, इसलिए वह उसे नर्स से कहती है, जैसे तुम सब चीज़ों का नज़र रख रही थी वैसे नज़र रखो, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। वह नर्स आकृति की बात मानते हुए सभी चीज़ों का जायजा ले रही होती है। आकृति को हमेशा से किसी पर भी विश्वास न करने की एक बुरी आदत थी। यही कारण था कि वह अपने जासूसों के ऊपर भी जासूस लगती थी, ताकि अगर कोई उसे धोखा दे तो उसे तुरंत पता चल जाए। गोल्डन पैलेस विला शहर का सबसे पॉपुलर और सबसे महंगी जमीन पर बना ये रेसिडेंशियल एरिया अपने आप में ही बड़ा खास था। इस पूरी एरिया को एक ऐसी जमीन के ऊपर बनाया गया था जिसे कई सारे तांत्रिकों द्वारा सिद्ध करवाया गया था। कई लोगों का यह मानना था कि इस जमीन पर बने जितने भी घर थे उनमें रहने वाले लोगों की किस्मत आम लोगों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थी। इसीलिए हर अमीर आदमी अपनी जान पहचान सोर्स और हर तरह की कोशिश करता है कि इस जगह पर एक घर खरीद सके। लेकिन माना जाता था कि यहाँ घर खरीदने के लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि सोर्स की भी जरूरत थी। यहाँ के सबसे छोटे विला का स्टार्टिंग प्राइस 30 करोड़ रुपए से शुरू होता था। इन सब में भी इस एरिया के केंद्र में बना सबसे बड़ा विला सिंघानिया का था। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि यह पूरा रेसिडेंशियल एरिया का मालिक असल में सिंघानिया परिवार का हेड रुद्र ही है, लेकिन सिर्फ अंदाजों के हिसाब से ये सब कहा नहीं जा सकता था। वैसे भी सिंघानिया परिवार अपने आप में ही खास था। दूसरे परिवारों में जहां घर के बड़े बेटे कंपनी के सीईओ या चेयरपर्सन बनते हैं, वही इस परिवार के अंदर इनका मन चला बेटा रुद्र सिंघानिया इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का इकलौता मालिक बना, जबकि उनके घर का सबसे बड़ा बेटा कार्तिक सिंघानिया साइंटिस्ट बना और इस समय शहर की सबसे बड़ी साइंस लैब का मालिक है। सबसे छोटा वीर मूवी इंडस्ट्री का सबसे हिट सुपरस्टार है। सारी दुनिया में कई करोड़ लोग उसके फैंस हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तन्वी सिंघानिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसके साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग और मूवी डायरेक्शन में भी उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट, भले ही रुद्र के मम्मी पापा की जल्दी मौत हो गई, लेकिन फिर भी उसका इस परिवार की किस्मत पर कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं।
विला के अंदर ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम में एक 70 साल का बूढ़ा आदमी अपने बेड पर लेटे लेटे एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। अपना फोन उठाकर जब वह देखता है तो उसमें उसके सेक्रेटरी का फोन आ रहा होता है। फोन उठाकर जब वह दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं इंसान की आवाज सुनता है तो अचानक से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह खुश होकर हंसते हुए कहता है, क्या रोशनी बेटा उठ गई, सच में आज का दिन कितना अच्छा है। जल्दी से अपनी किताब को स्टडी टेबल पर रखते हुए वह इंसान बेड पर से उठता है और सीधा हॉल में जाने लगता है। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि रुद्र के दादाजी सुधांशु सिंघानिया होते हैं, जो पिछले 2 साल से गोल्डन पैलेस में ही रह रहे होते हैं ताकि अपनी पोता बहू रोशनी का पूरी तरह से साथ दे पाए, उसे अकेलेपन का एहसास ना हो। शायद इस घर में यह इकलौते होते हैं जिन्हें रोशनी की इतनी चिंता होती है। सुधांशु जी के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही होती है। हाल में जाकर के वहीं पर एक सोफा पर बैठी सुंदर सी लड़की जो इस समय लैपटॉप पर कंटिन्यू इसलिए कुछ लिख रही होती है, उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तनु तेरी भाभी, उसे होश आ गया, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोफे पर बैठी तन्वी के हाथ अपने आप हो जाते हैं और वह हैरानी के साथ अपने दादाजी को देखने लगती है। ये बात सच थी कि उसे अपनी भाभी से कुछ इतना लगाव नहीं था और वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह तो हमेशा से चाहती थी कि आकृति उसकी भाभी बने, लेकिन उसने कभी भी रोशनी के मरने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि अब वह ठीक है, उसने एक राहत की सांस ली। तनी अपना लैपटॉप बंद करके उसे वही सामने रख कॉफी टेबल पर रखती है और उठकर दादाजी का हाथ पकड़ते हुए रोकते हुए कहती है, दादाजी आराम से बैठ जाए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी जल्दी हमारे घर में छोटू बेबी आने वाला है आपका, सबसे पहले पर पोता, उससे मिलने से पहले अपने आप को बीमार करना है क्या। अपने पर पोते की बात सुनकर तो सुधांशु जी के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान आ जाती है और वह अपना सरनामे हिलाते हुए कहते हैं, सही कह रही हो, वैसे भी जब तक मैं अपने पर पोते को अपनी गोद में नहीं लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। तन्वी उनकी तरफ मुस्कुराती है और फिर अपने रूम की तरफ जाते हुए कहती है, तो फिर आप यहीं बैठिए, मैं हॉस्पिटल जाती है और आपके पर पोते और पोता बहू दोनों को देख लूंगी।